अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीउल्लाह अलाउद्दीन, योर फिज़िक्स टीचर, और हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। हम लोगों ने इसके कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा, राइट। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो पिछले टॉपिक थे, हमारा पिछला टॉपिक था वो था कि जब रेयर मीडियम से लाइट आती है डेंसर मीडियम में तो लाइट की रे बैंड हो जाती है, इट मीन्स वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब भी वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब ये रिफ्रैक्शन दो किस्म की थी। पहला वाला जब रेयर से डेंस में आता है तो नॉर्मल की तरफ लाइट की रे बैंड हो जाती है, ठीक, और जब यानी उसके करीब हो जाती है। और जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चला जाता है तो फिर वो नॉर्मल से परे हट जाती है, यानी वो दूर हट जाती है, राइट, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और फिर रिफ्रैक्शन के कुछ धोखे हम लोगों ने पढ़े थे कि वो कैसा धोखा दे सकता है, और उससे फिर हम लोगों ने ये कहा था उससे बच के रहना है, उसके बड़े फ़ायदे भी हैं, ठीक। और हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए नाम से ज़ाहिर है कि टोटल लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी, मींस जब रिफ्लेक्ट होती है तो क्या नहीं होगा, यानी रिफ्रैक्ट नहीं होगा। आज इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है इसे समझते हैं। हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारा यहाँ पर हमारी बात हो रही थी रिफ्लेक्शन से मुतालिक, अब हम रिफ्लेक्शन पे जंप कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन दोनों, जहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी वहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती रहती है, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल हम रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन तक ही महदूद रहते हैं। अब हम रिफ्लेक्शन को देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन के साथ साथ, राइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, लाइट का आना, एक स्मूथ सरफेस से टकराना और वापस जाना, जिस एंगल से आया उसी एंगल से गया, दिस इज रिफ्लेक्शन, आई थिंक। अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे वो कैसे होता है, इससे आप लोगों ने तवज्जो से देखना है और समझना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके एक इंटरेस्टिंग इस्तेमालात भी हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, ये हमारा एक इंटरफेस समझे आप लोग, ये हमारा एक इंटरफेस है, मीन्स एक लाइन है जो रेयर मीडियम डेंस मीडियम को अलग कर रही है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक नॉर्मल को ड्रा करते हैं, दिस इज आवर नॉर्मल, और ये एक और नॉर्मल लेते हैं, एक और नॉर्मल लेते हैं और इसको एक्सटेंड करके एक और नॉर्मल लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने नॉर्मल को हमें क्या करना है, इसी से भी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रे लेंगे, राइट, ये रे यहाँ से स्ट्राइक करेंगे, ऐसे लेंगे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और चलो ये जो है हमारा डेंस मीडियम है, राइट, दिस इज डेंस मीडियम, और ये हमारा रेयर मीडियम है। क्या होते हैं ये बताया था पिछले टॉपिक में, नहीं मालूम तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम सब जानते हैं बच्चों की डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में रेज आती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो रे आएगी ऐसे इस इंटरफेस से ट्रांसमिट होगी, तो क्या होता है बच्चों आप जानते हैं, क्या इसके ऐसे करीब हो जाएगी या दूर जाएगी। ऑब्वियसली ये रेयर मीडियम में आ रहा है तो ये दूर चला जाएगा, ऐसे जाएगा। एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन इसे छोड़कर ऐसे डेविएट हो जाती है, मीन्स दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, जो इंसिडेंट रे हैं उसके एंगल को बढ़ा देते हैं, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करते हैं। पहले यह जितना था उससे ज़्यादा किया तो इसके ज़्यादा होने से क्या होगा, ये भी ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर नहीं है, ये हो ही नहीं सकते रिफ्रैक्शन में कि इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर हो जाए, ठीक। यहाँ पर फिलहाल इस केस में ये बराबर नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी ऐसा
बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरे अल्फाज में कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा करेंगे। चले ऐसे करते हैं, क्या होगा बच्चों? जाहिर सी बात है, इसे देखते हुए ये इसके बिल्कुल करीब आ जाएगा। जो हमारा रेफरेंस लाइन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, राइट। चले आपकी मालूमात के लिए, ये डेंस मीडियम में छोटा है तो रेयर में आकर बड़ा हो जाता है, ये छोटा ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, बराबर नहीं है। ये छोटा ये इससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, ये वाली रे एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। उसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा, ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एक वक्त ऐसा आएगा प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये इस इंटरफेस पर बिल्कुल ओवरलैप कर जाती है। यानी ये अगर इंटरफेस है तो ऐसे आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। और जब ये इंटरफेस के बिल्कुल ओवरलैप करती है यानी उसके ऊपर आ जाता है तो फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री का हो जाता है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है तब उसके जो रिस्पेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल का नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों। ये क्रिटिकल एंगल, यानी ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये एंगल ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल थीटा सी। सी मीन्स क्रिटिकल, थीटा मीन्स एंगल। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ऑफ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाए तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल का नाम दिया जाता है, राइट। क्रिटिकल एंगल क्यों समझते हैं, क्योंकि हम जब आप फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना होता है। जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराते हैं तो लाइट को इस तरीके से इंसिडेंट किया जाता है कि वो इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तब क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमें नज़र आएगा, राइट। कैसे होगा उसे तो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल इसे समझते हैं। दिस इज आवर क्रिटिकल एंगल, ठीक। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इसी प्रोसेस को और भी कंटिन्यू करें, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाएं, ठीक है, हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको और बढ़ाते हैं, मीन्स इसको ज़्यादा करते हैं। जब हम ज़्यादा करते हैं तब क्या होगा, तो प्यारे बच्चों जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे तो फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बिल्कुल बराबर होता है। मीन्स अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी लाइट। अब ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये 28 है तो ये 30 है, इट मीन्स ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। जब हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करते हैं इंसिडेंट एंगल को तब क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब ये डेंस मीडियम है तो डेंस मीडियम में ही ये लाइट गई इंटरफेस से टकरा कर वापस डेंस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होती है। और आप सब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा सेम मीडियम में होता है, ठीक है। अब ये हवा में नहीं जाएगा बल्कि इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इस तरह के और भी रेस छोड़ते हैं इसी एंगल पर वो भी यहाँ पर आएगा। अब हम 32 पे 30
के बजाय 32, 3, 4 जितने भी एंगल लेंगे इंसिडेंस हर एक लाइट के लिए, प्यारे बच्चों वो सारी की सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अपनी ही मीडियम में। ठीक है, अब टोटल लाइट रेज जो है इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, लिहाजा इसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली हो रहा है ना, टोटल लाइट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। राइट, तो प्यारे बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट की रे एक मीडियम के और दो मीडिया के इंटरफेस से स्ट्राइक करती है, राइट, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उसमें क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तब लाइट रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब अगर आपके ज़हन में सवाल आता है कि सर क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होगा या कोई ऐसा डेंस मीडियम जिसका क्रिटिकल एंगल हमें मालूम हो, तो हम उसे देख सकते हैं क्या? आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं घर में। अगर आप ग्लास लेते हैं तो ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है प्यारे बच्चों वो 42 डिग्री होता है, यानी 42 डिग्री का क्रिटिकल एंगल होता है। अब 42 डिग्री से आप जब लाइट की इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। राइट, तो जो ग्लास है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों? 42। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल अगर हम 42 रखते हैं तो ये ग्लास होगा, मीन्स कि ये हमारा डेंस मीडियम जो है ये आकर ग्लास है। इसका क्रिटिकल एंगल मालूम किया गया है 42 डिग्री। तो आप जानते हैं ये क्रिटिकल कब होगा? जब ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है वो कितना हो जाए? 90। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है यानी 42 है, प्यारे बच्चों इसका मकसद ये है कि जब हम 42 का एंगल रखेंगे इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करेंगे इंटरफेस से, कब? जब 42 का एंगल होगा तब यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा इस नॉर्मल के साथ? 90 का एंगल बनाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इसका क्रिटिकल एंगल है। अब हम ग्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया 42 है तो 42 से 1 डिग्री बढ़ाओ, 43 डिग्री कर लो, लाइट रे को इंसिडेंट कर दो इस इंटरफेस पर 43 डिग्री पर, तो आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बजाय ये रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर होगा और ये ऐसे आएगा। ये एंगल प्यारे बच्चों अगर ये 44 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 44 डिग्री। वाई? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी मीडियम में। ग्लास में अगर हम रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री है। तो हम 42 डिग्री से ऊपर की जितने भी डिग्री किसी भी डिग्री पर रखो, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन नजर आ जाएगा। इसी तरह अगर डेंस मीडियम को वाटर रखते हैं तो वाटर का जो क्रिटिकल एंगल होता है यानी थीटा क्रिटिकल सी वो कितना होता है? 48.75 डिग्री होता है। राइट, चलिए पॉइंट को अगर आप निगलेक्ट करें तो 48 ही समझे, तकरीबन इतना ही होता है। इसी तरह डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इट इज 24 डिग्री, यानी डायमंड अगर हमारा डेंस मीडियम हो, ठीक है, हवा के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो अगर उसमें से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो हम डायमंड में लाइट की रे को 25 डिग्री रखेंगे, 26 रखेंगे, अप टू सो ऑन जितना हम चाहे हम रख सकते हैं वो रखेंगे, तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नजर आ जाएगा। ठीक, इस तरह के और भी डेंस मीडियम हो सकते हैं और डेंस मीडियम का अपना एक क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, वो चेंज क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है, कम क्यों होता है, इट इज समथिंग एल्स, वो फिर बाद में देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कि इंसिडेंट एंगल जब इतना हो कि उसके रिस्पेक्टेड रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 90 का बनता है इंटरफेस पर,
तो फिर हम कहेंगे कि ये उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल है, राइट। और वो वाटर के लिए 48.75 होता है, और डायमंड के लिए क्या होता है 24 डिग्री होता है, ग्लास के लिए क्या होता है वो 42 डिग्री होता है। अगर हम क्राउन ग्लास की बात करते हैं तो फिर वो 41 पॉइंट समथिंग हो जाता है, राइट। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक था, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, हम लोगों ने इसको इतना डिस्कस किया, पढ़ा, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है, इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके इस्तेमालात क्या है, क्या इसके इस्तेमालात हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल है, इसके इस्तेमालात हैं। इसके इस्तेमालात जो है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स में कर सकते हैं, ठीक है। आपके इंटरनेट का जितना भी वो निज़ाम चलता है वो ओशन में से पास होकर जो एक केबल गुजारी जाती है, उस केबल में क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, राइट। अब व्हाट इज़ ऑप्टिकल फाइबर, इसे थोड़ा बहुत समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, अच्छा ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं असल में बच्चों, ये ग्लास के बनाए जाते हैं। ये ग्लास के बहुत 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 ही बारीक ट्यूब्स होते हैं जिसमें से लाइट को पास किया जाता है, ठीक है। अब ये कितना बारीक हो सकता है बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे बालों का जो डायमीटर है या जो साइज़ है वो 20 माइक्रोन से स्टार्ट होकर 200 माइक्रोन तक होता है तकरीबन, ठीक। यानी 20 माइक्रोमीटर से लेकर ये 200 माइक्रोमीटर तक की मोटाई होती है। यानी ये हमारा अगर बाल है तो ये बाल की मोटाई कितनी होती है, ये वाली जो मोटाई होती है, ठीक है, ये वाली जो मोटाई है ये कितनी है, कितना मोटा है, ठीक है। पाइप की तरह होगा, बहुत बारीक पाइप है, ठीक है। वो कितना होता है, तो वो 20 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होकर 200 माइक्रोन तक की होती है, राइट। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये भी इतनी रेंज में इसको बनाया जाता है, और ये बहुत लचकदार होते हैं, और ये हाई क्वालिटी के ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और ये जो है लाइट को एक से दूसरी जगह तक ये ट्रांसमिट करते हैं। तो हम ऑप्टिकल फाइबर की एक फिगर देखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर की फिगर अगर मैं बनाना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये जो हमारा फिगर है इसमें आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर दिखाया गया है। इस पर देखिए बच्चों, आपको एक सिंपल सा ऑप्टिकल फाइबर नज़र नहीं आएगा, एक रेशा नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसके ऊपर कुछ कोटिंग की गई है। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह के 4-5 लेयर लगाए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। जो कोर ग्लास होता है जिसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाते हैं, जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, उस कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने लेयर्स लगाए जाते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए इसे बोर्ड पर भी बनाकर समझते हैं। ये एक कोर ट्यूब है, ठीक है, जो बिल्कुल जिसमें हम लोग बहुत बारीक होते हैं, जिसमें हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाते हैं, राइट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको मोटा करके दिखाया है, लेकिन ये असल में कितना होगा, इसकी जो मोटाई है बच्चों वो 8 तकरीबन ये 8 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, माइक्रोमीटर तक रखा जाता है, राइट। अब देखिए ये कितना छोटा होता है बच्चों, माइक्रो तो जानते हैं ना, चले नहीं जानते हैं, चलो माइक्रो का आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक अंदाज़ा बता देता हूँ। 1 माइक्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं, देखिए मीटर तो सबने देखा है, सपोज इतना जो है वो हमारा मीटर होता है। चलिए अगर एक नॉर्मल इंसान हो तो हम ऐसे से करके ऐसे भी नापते हैं। पुराने ज़माने में इस तरह की पैमाइश होती थी, यहाँ से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पैमाइश की जाती थी, ठीक है। यहाँ से लेकर ऐसे करके हम मानते थे कि भाई ये जो है हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है। अब इस 1 मीटर को अगर हम लोग 10 लाख हिस्से बनाएंगे, इसके कितने हिस्से बनाएंगे बच्चों, 10 लाख हिस्से बनाएंगे। यानी यहाँ पर देखिए ये 1 मीटर है, इस 1 मीटर को हम बराबर छोटी छोटी हिस्सों में तकसीम करके करके क्या करते हैं, इसको 10 लाख छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो उसका एक जो 10 लाखवां हिस्सा होता है वो जितना लेंथ होता है उसको 1 माइक्रोमीटर का नाम दिया जाता है, राइट। अब ये सिर्फ आप लोग तस्वुर ही कर सकते हैं
एक छोटा सा अंदाजा था जो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि 8 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोन तक या माइक्रोमीटर तक की हम मोटाई रखते हैं, तो आप सोचिए कि वो जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके जो कोर है वो कितना बारीक होता है। हमारे सर के बाल की जितनी मोटाई इतनी होती है, राइट। अब सिर्फ इसको समझने के लिए मैंने इसको इतना बड़ा ड्रा किया है, राइट। ये हमारा कोर होगा, दिस इज कोर। इसमें से लाइट को पास किया जाता है, जिसमें से लाइट को पास करते हैं, राइट। और इसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन होता है। इसका दूसरा कोर देखिए आप, ये इसका क्लैडिंग है। इसका तकरीबन ये 125 माइक्रोन से ये 130 माइक्रोन तक रखा जाता है इसकी मोटाई। ये इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको को बचाने की खातिर हम ये लेयर्स लगाते हैं। अच्छा, इसका तीसरा भी होता है। ये सारे लेयर्स लगाए जाते हैं प्यारे बच्चों सिर्फ इस कोर की प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें इंफॉर्मेशन जा रही है। और यहाँ पर क्या होगा, ये 200 माइक्रोन तक तकरीबन होता है, आगे पीछे हो सकता है, राइट। और एक और लेयर इसमें आता है, ये ऐसे कोटिंग की जाती है। और यहाँ पर एक बफर लगाया जाता है। इसमें से यहाँ पर लेयर्स इसलिए भी लगाते हैं ताकि नमी इसको इफेक्ट ना कर सके, क्योंकि नमी के अंदर जाने से वो जो मीडियम है चेंज हो जाएगा, उसमें लाइट रे की जो स्पीड है वो कम हो सकती है। ये हमारा बफर है। अच्छा, ये लेयर्स हैं, असल में ये लेयर्स इस कोर की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, कोर की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। और लास्ट में बच्चों क्या किया जाता है, ऐसे एक जैकेट पहनाया जाता है, इसको एक जैकेट बनाया जाता है ये। और ये एक मोटा सा केबल बन जाता है, ठीक है। फिर इस केबल को पानी में से भी पास किया जाता है ताकि हमारे इंटरनेट का जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके और वो डैमेज ना हो। ये बड़ा आसान तरीका है इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह तक या सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने का, राइट। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी ने बिजली चोरी करनी होती है तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। वो क्या कर सकता है बच्चों, वो तार को उठाकर दूसरे तार के साथ ऐसे क्रॉस ट्रैकिंग करता है, उसको से क्रॉस करता है उसके साथ, तो उससे उसके घर में भी कनेक्शन आ जाता है। तार को लगा लिया, कनेक्शन आ गया, बात ख़त्म, ठीक। और लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ऑप्टिकल फाइबर उठाया, उसको इसके साथ ऐसे क्रॉस किया, इस तरह हम तार को तार के साथ क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर बॉन्ड करते हैं, उसको हम बॉन्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे जब आप छेड़ोगे तो ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो लाइट जो है वो हवा में डिस्पर्स हो जाएगी। वो जो एनर्जी आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको आप चोरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसका कनेक्शन अपने घर तक नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रोटेक्टेड लेयर्स भी लगाए जाते हैं ताकि हवा, नमी और सबके जो खतरात हैं वो इससे इस कोर को महफूज किया जा सके। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का एक केबल है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर में बच्चों क्या होता है, इस ग्लास को जब बनाया जाता है तो इसके क्रिटिकल एंगल को मद्देनजर रखा जाता है, यानी इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, राइट, थीटा सी। अब सपोज अगर इसको हम लोग ग्लास से बनाते हैं तो क्रिटिकल एंगल जो है 42 डिग्री होगा। अब जब लाइट रे को हम इस ऑप्टिकल फाइबर में से पास करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन को हम इस ऑप्टिकल फाइबर में की मदद से ट्रांसमिट करेंगे, तो इसके लिए जब शुरू में, केबल के शुरू में, ठीक है, जाहिर सी बात है कि एक इनिशियल पॉइंट होगा, वहाँ से जो इंफॉर्मेशन है स्टार्ट होगा ट्रांसमिट होना, और जो टारगेट पॉइंट है वहाँ तक जाएगा। तो जब हम इस कोर में लाइट को एंटर करते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये ग्लास से बना हो तो उसका क्रिटिकल एंगल हमें मालूम है कितना है, 42 डिग्री है। तो हम उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है
तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। जितना इंफॉर्मेशन हम लोग इन करते हैं उतनी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है, जो एनर्जी लॉस है वो ना होने के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल एंगल को सामने रखते हुए जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना रखेंगे, ग्रेटर देन 42 डिग्री। 42 डिग्री नहीं रखेंगे, ठीक, क्यों? क्योंकि 42 डिग्री जब रखेंगे तो वो इंटरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब इससे बड़ा रखेंगे, 43 रखेंगे, 44 रखेंगे, 45 रखेंगे, आप लोग जितना हम चाहे उससे रखते हैं। मीन्स कि क्रिटिकल एंगल से अगर इंसिडेंट लाइट की एंगल को ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन जो है इसमें अकर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर कर बोल रहा हूँ, वैसे ये ऐसा किया नहीं जाता, ठीक है। एक ख़ास सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर ये एक रेफरेंस लाइन है तो यहाँ पर मैं लाइट रे को ऐसे इसमें इंसिडेंट करूँगा कि ये वाला जो एंगल है वो 44 डिग्री रखूँगा, तब जाकर प्यारे बच्चों यहाँ पर ये लाइट जो है वो ऐसे 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 ये जो चलता रहेगा। अब यहाँ पर बच्चों सारा के सारा जो लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन से गुजर रहा है, यानी यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा टोटल लाइट जाएगी, ठीक। तो जब टोटल लाइट जाएगी उस लाइट के जरिए जितनी भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो वहाँ तक पहुँच जाएगी, एक बात। दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से जाती है, आग झपकने में ये इंफॉर्मेशन चलती है। देखिए जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं क्या स्मूथली आपका कनेक्शन आ रहा होता है या नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की कम्युनिकेशन जो भी हम करेंगे वो पलक झपकने में एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है, राइट। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम बार बार एप्लीकेशन का नाम ले रहे हैं, इस्तेमालात के नाम ले रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हुई ना। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब भी इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखेंगे तो उसी मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो इस्तेमाल है वो ऑप्टिकल फाइबर में करते हैं। चलिए भाई, ऑप्टिकल फाइबर में भी हम लोगों ने कर दिया। अब क्या है, अब क्या है, एक छोटे छोटे डिवाइसेस बनाए जाते हैं। मेडिसिन की फील्ड में आप लोगों ने देखा होगा, राइट। मेडिसिन की फील्ड में हम कुछ डिवाइसेस बनाते हैं। जिस तरह अगर हम इंसान के अंदरूनी अज़ा का जायज़ा लेना चाहते हैं, एक डॉक्टर अगर लेना चाहता है तो वो क्या करता है, वो एक एंडोस्कोप का इस्तेमाल करेगा। यस, अगर वो मैदे का, स्टमक का जायज़ा लेना चाहता है तो इसके लिए वो क्या करता है, वो गैस्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करेगा। गैस्ट्रोस्कोप असल में क्या होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर का एक केबल होता है इस तरह का, राइट। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे इस मुंह के अंदर ऐसे पास किया जाता है। बड़ा लचकदार नरम सा और ट्यूब होता है, उसके ज़रिए से फिर लाइट को अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसमें एक कैमरा भी लगा होता है। उस कैमरे को मिनिएचर का नाम देते हैं। तो उससे फिर अंदरूनी अज़ा का अक्स लिया जाता है, पिक्चर लिया जाता है, उसको स्टोर भी किया जाता है। उस पिक्चर को फिर स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है। तो वो गैस्ट्रोस्कोप में होता है, असल में होता है ऑप्टिकल फाइबर ही उसमें, गैस्ट्रोस्कोप में। अच्छा, एक आर्थोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आर्थोस्कोप में भी ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्थोस्कोप में हड्डियों का मुआयना किया जाता है, राइट। एक सिस्टोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर ही काम करता है, ठीक है। यानी उसके अंदर लाइट का जो फिनोमेनन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पास होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें सिस्टोस्कोप में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्लेडर यानी मसाने का जायज़ा लिया जाता है। तो ये मेडिकल के फील्ड में इसके इस्तेमालात हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके लाइट के सिग्नल में वो फिर थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट किया जाता है। फिर टारगेटेड पॉइंट पर जो लाइट के सिग्नल है उसको दोबारा कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इस तरह हम अपना काम करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी के तक बात आई समझ में। तो इस तरह का ये एक प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, अगर आपके ज़हन में यह सवाल आ रहा है कि सर आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के सिग्नल में तब्दील करते हैं, फिर एक पॉइंट पर लाइट के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करते हैं,
ये कैसे होता है? ये खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि कुछ डिवाइसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें इन सिग्नल को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। ये जो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हो गया है इन सारे स्कोप्स में, ठीक है, इसमें डिवाइसेस में, सॉरी, ठीक है। एंडोस्कोप है, ऑर्थोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है। तो ये अगर ना होते तो म्यादे का जायज़ा लेने के लिए डॉक्टर क्या करता? चीरपाड़ करता क्या नहीं करता? हाँ, कि म्यादे का जायज़ा लेना है, उसको चीरपाड़ के जायज़ा ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह ब्लैडर के केस में भी होता, और इसी तरह और भी अंदरूनी अज़ा का जब हम जायज़ा लेते हैं अगर डॉक्टर साहब, तो फिर क्या करता? चीरपाड़ से काम लेता, ठीक। लेकिन सर्जन के लिए एक बहुत बड़ी आसानी हो गई है, वो इन मशीनों का इस्तेमाल करके इंसान के अंदरूनी अज़ा का वो जायज़ा ले सकते हैं, और ये उस इंसान के लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि वहाँ पर कुछ चीरपाड़ नहीं होता है, बल्कि एक मशीन के ज़रिए एक ट्यूब होता है, उसको अंदर लिया जाता है, फिर वहाँ से किसी भी हिस्से का जायज़ा लिया जा सकता है। तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं, ठीक है, इंसान चीरपाड़ से बच जाता है। अच्छा, एक है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है, कि जो प्रिज्म है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा और इसे थोड़ा बहुत देखते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म में हम लाइट को इंसर्ट करते हैं, वो लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से गुजर कर दोबारा आ जाता है, राइट। तो हमारा एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। अब ये प्रिज्म कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं? ये पेरिस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये टेलीस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसे बाइनोक्यूलर में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन है, इससे क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर एक इमेज उल्टा बन रहा हो उसे हम सीधा कर सकते हैं, राइट। और अगर वो 90 के एंगल से सीधा हो तो फिर हम ऐसे प्रिज्म लगाते हैं जो लाइट की रे को 90 के एंगल से रिफ्लेक्ट करके वो इमेज सीधा हो जाता है। और जहाँ पर 180 डिग्री से फेस चेंज की ज़रूरत होती है तो फिर वहाँ पर हम ऐसा प्रिज्म लगाते हैं जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 180 डिग्री से हो ताकि वो इमेज सीधा हो जाए, फिर हम वहाँ पर वो लगाते हैं। अब प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, आइए इसे थोड़ा बहुत। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, ये बड़ा आसान होता है प्यारे बच्चों। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल प्रिज्म लेंगे, राइट, ऐसे। राइट एंगल प्रिज्म क्या होता है बच्चों, आप में से अगर कोई जानता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानता है तो उससे भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देते हैं, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल है, 3 एंगल है, वन इज दिस एंड अदर इज दिस। अब यहाँ पर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। बच्चों आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 एंगल, ये इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ये हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री के, राइट। ये दोनों 90, ये 90, तीनों को मिलाकर ये 180 डिग्री बनता है। दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ये हमारा एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, राइट। चलिए अगर हम दूसरा एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर यहाँ पर बच्चों 30 डिग्री का एंगल हो तो यहाँ पर एंगल कितना हो सकता है आपके ख्याल में? चलिए कैलकुलेट कर ले, बड़ा आसान है, नहीं बता सकते, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ हमने समझा कि जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 1 2 3, तीनों एंगल होते हैं ट्राइंगल में, जाहिर सी बात है 3 एंगल होते हैं तो तीनों का सम 180 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये तो मालूम है दिस इज 90 डिग्री, ये मालूम है 30 डिग्री। अब 90 + 30 कितना होता है? 120 डिग्री होता है। अब 180 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है?
60 की ज़रूरत है, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, राइट। अब यहाँ पर हम वो वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे जिसका ये वाला एंगल 45 डिग्री हो और ये वाला एंगल भी कितना हो प्यारे बच्चों, ये 45 डिग्री हो, लेकिन ये कितना रहेगा, दिस इज 90। हमने क्या देखना है बच्चों, हमने ये देखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस प्रिज्म के थ्रू से कैसे होगा। ये बड़ा आसान चलेगा, चलिए इसे समझते हैं। सपोज एक लाइट की रे है सॉरी, उसे हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं प्रिज्म के इस एज के साथ, यस, इस साइड के साथ। अब ये ऐसे इसे पढ़ने से पहले प्रिज्म डेंस मीडियम है या रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है ना। देखिए यहाँ पर अगर प्रिज्म पड़ा है, इसके आसपास हवा है, हवा जो है वो रेयर मीडियम है, लेकिन प्रिज्म जो है वो डेंस मीडियम, क्योंकि इसको भी ग्लास से बनाया जाता है, ग्लास जो है हमारा डेंस मीडियम है। तो यहाँ पर ये रे जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर होगी तो क्या ये रिफ्रैक्ट होगी क्या नहीं होगी, बताइए ना, नहीं होगी। यहाँ पर ये ऐसे सीधा गुजर जाएगा। अब आप परेशान हो गए कि सर आपने तो बताया था कि जब रेयर से डेंस मीडियम में लाइट की रे एंटर होती तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं आपने रे को सीधा ट्रांसमिट किया, अंदर रिफ्रैक्ट नहीं की। वो इसलिए नहीं की, देखिए रिफ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन रखा जाता है। वो कंडीशन क्या है बच्चों, वो कंडीशन ये है कि लाइट की रे जो है वो एक एंगल से स्ट्राइक करेगी इंटरफेस को, अंदर जाकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन वो एंगल कितना होगा, वो 90 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, 90 के बराबर नहीं होगा। अगर 90 के बराबर हो जाता है तो फिर वो लाइट की रे जो है वो स्ट्रेट चली जाती है, यानी रेक्टिलिनियर उसकी प्रोपेगेशन होगी उस डेंस मीडियम में भी, ठीक है। लेकिन अगर 90 के एंगल से स्ट्राइक नहीं करता है, उससे कम करता है, तब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब सपोज अगर यहाँ पर मैं ऐसे करता, इसको इस एंगल से स्ट्राइक करता, अब ये 90 से कम है, सपोज ये 80 डिग्री है, ठीक है, इधर तो ये 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन अगर ये इंसिडेंट एंगल 80 हो तो फिर ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाती है, राइट। अब ये 90 की डिग्री से इंटर हो रही है तो लिहाजा नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। याद रखिए जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट इंटर हो रही हो, अगर वो 90 के एंगल से इंटर हो, यानी ऐसे 90 के एंगल से इंटर हो, तो अंदर जाकर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी लाइट की स्पीड तो कम हो जाएगी, लेकिन लाइट की रे बैंड नहीं होगी, ठीक है। जो पाथ है एक्चुअल उसी पाथ पर ही चलेगा, राइट। अब ये ऐसे आएगा, ठीक। अगर ये ऐसे जाता है तो फिर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये आसान होगा आपको लिए। अब यहाँ पे देखें, अब प्यारे बच्चों ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने से क्या ये रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना होता है बच्चों, आप जानते हैं वो 42 डिग्री होता है क्या नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर हम ऐसा नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ देखते हैं तो बच्चों ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 है। अब देखिए बच्चों ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना बनेगा, ये भी 45 ही बनेगा, क्योंकि 45 जमा करेंगे तो 180 बनेगा, इससे कम ज़्यादा करेंगे तो 180 नहीं बनेगा। हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, ये भी एक ट्रायंगल बना छोटा सा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर ये 45 है बच्चों, ये 90 है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री का एंगल होगा, राइट। और इसी के रिस्पेक्ट से ये भी 45 है, तो 45 से गया, स्ट्राइक किया और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। 45 जो है वो ग्लास का क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और आप जानते हैं बच्चों कि जब 45 क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन होता है, राइट। क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन होता है, जिस एंगल से किया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। यानी यहाँ पर 45 के एंगल से स्ट्राइक करता है और 45 के एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर फिर ऐसे ट्रांसमिट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये 90 का एंगल बना रहा है, राइट। तो ये
लाइट जितनी भी रेज अब इस तरीके से पास होंगी वो तमाम के तमाम लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसे आया, ऐसे गया, आया, ऐसे गया, ठीक है। 45 से स्ट्राइक, 45 से रिफ्लेक्ट, 45 से स्ट्राइक करेगा, 45 से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी रेज आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो सारे रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो हम कह सकते हैं इट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, यानी यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इमेज जो आ रही हो उसको वो अगर उल्टा हो तो उसे सीधा भी किया जा सके, राइट। तो इसे हम सीधा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रिज्म रखा जाता है, राइट। उस प्रिज्म में क्या करते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे रखा जाता है प्रिज्म को, उससे स्ट्राइक होने के बाद ये ऐसे चला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऐसे दूसरा प्रिज्म रखा जाता है और इससे लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा साइड पर हो जाता हूँ। ये बताइए समझ में, एक प्रिज्म से ये ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट रे आई और फिर ये ऐसे भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कैसे, दोबारा इस तरह का एक प्रिज्म रखेंगे, उससे लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगर आप कहते हैं तो मैं इसे ड्रा भी कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखते हैं, ये बात आई समझ में कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो जाता है, राइट। प्रिज्म में बस इतना ही आपके लेवल पर पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो प्रिज्म है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है 90 के एंगल से, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? इसे हम पेरिस्कोप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के अगर 180 का हम फेज चेंज लाना चाहते हैं रेज में, तो फिर वो जो प्रिज्म बनेगा वो फिर बाइनोकुलर में भी इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें लेंसेज और इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेंस क्या है वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये 90 का एंगल है। अब ये लाइट रे जो है यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज पर पड़ रही थी, इधर भी हाइपोटेन्यूज पर ही पड़ेगी, ये ऐसे आकर ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें इमेज को सीधा किया जाता है। हम जब पेरिस्कोप से देखते हैं, पेरिस्कोप एक छोटा सा डिवाइस होता है इस तरह का, आप समझे, ये ऐसे ऐसे, खासकर नेवी के जो अफसर होते हैं इनको इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम एक जगह से अपने आप को ऊपर करके इसकी चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं बल्कि नीचे रहते हुए ऊपर वाली चीज़ को देखना चाहते हैं तो एक पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप क्या आता है? अच्छा, ये ऐसा एक डिवाइस होता है, मशीन, जिसका यहाँ पर रेज एंटर होती है, यहाँ पर एक ट्यूब होता है, फिर यहाँ पर ये ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे। इसके इस एंड से इसे देखा जाता है, इसको ऐसे ऊपर किया जाता है क्योंकि हम ऊपर नहीं देखना चाहते हैं, हम नीचे होते हैं, यानी वो जो पानी के अंदर होते हैं ऊपर देखना चाहते हैं, पानी से ऊपर, तो ऐसे पेरिस्कोप में देखते हैं। वो यहाँ से देखते हैं और वहाँ से जो इमेज, जो बॉडी होगा, जो कुछ होगा उसके सामने, वो यहाँ से इसको नज़र आएगा, उसकी उस पर पड़ने वाली रेस यहाँ एंटर होंगी, यहाँ आएगी और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आता है और यहाँ पर आँख में उसका इमेज बन जाता है, ठीक है। हम सर को ऊपर करके ना देखें लेकिन इस पेरिस्कोप की मदद से देख सकते हैं। नहीं आई समझ में बात? चले दोबारा देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर एक जंग चल रही है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं, ठीक है। अब ये अगर इधर एक निशानाबाज बैठा हुआ है, सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ पेरिस्कोप को समझने के लिए, तो यहाँ पर अगर ये सर ऊपर करके ये इसको शूट करेगा, ठीक। अब ये इसको देखना भी चाहता है ये वाला, तो फिर ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेगा। पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों? एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे हम देख सकते हैं। ये पेरिस्कोप यहाँ पर आंखों के सामने करेगा, ठीक, और ये ऐसे देखेगा पेरिस्कोप से, ये इधर आएगा, ऐसे लाइट रे इसके लाइट रेज इसमें पड़ेंगे और नीचे ये पेरिस्कोप से देख सकेगा। सर को ऊपर किए हुए इस पेरिस्कोप की मदद से इसको देख सकता है, ठीक है। अब पेरिस्कोप ऐसा काम कैसे कर सकता है? ये किस बेस पर काम करता है? इस रिफ्लेक्शन के बेस पर काम करता है, राइट।
अब अगर देखो बच्चों, इमेज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। एक आदमी है जो यहाँ पर खड़ा है ऐसे, तो ये ऐसे आपको नज़र आएगा। मैं इस निशान से इसको रिप्रेजेंट करूँगा। अब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसे नज़र आएगा आपको, ठीक। ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ सकता है। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से नज़र आ सकता है। दरमियान में इमेज उल्टा हो जाता है, ठीक। ये रेज इमेज को लेकर आ रहा होता है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर लाता है। अब ये इमेज देखो उल्टा है, इसे सीधा करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा प्रिज्म लगाते हैं। ये इसको जब इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो ऐसा यहाँ पर ये दोबारा सीधा बन जाता है, यानी आदमी का जो बॉडी की शक्ल है वो ऐसे सीधा नज़र आने लगता है। तो इस इमेज को सीधा किसने किया, दूसरे प्रिज्म ने, ठीक है। तो ये प्रिज्म पेरिस्कोप में लगाए जाते हैं, राइट। तो इसको हम ऐसे पेरिस्कोप में बंद कर सकते हैं, ऐसे ये हमारा पेरिस्कोप बन जाएगा, राइट। अच्छा, पेरिस्कोप को ये देखिए, आप शक्ल में भी देख सकते हैं पेरिस्कोप को, हमने इसको दिखाया है, राइट। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है थ्रू प्रिज्म, यानी इसमें टोटल लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। अगर आप में से किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो ये ना समझे, लेट जस्ट इस एक को ले ले, एक को समझे। एक में हमने कैसे स्ट्राइक किया, कहाँ पर रे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, कहाँ पर रे रिफ्लेक्ट हो गई है, ये चीज़ आप एक ही प्रिज्म में स्टडी कर ले और उसे देखे। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन की खातिर मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा आपके तमाम कमेंट्स का जवाब दूँ। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।